अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लर्न विद नमीरा में आपका स्वागत है। लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग उर्दू फॉर डीएलएड फर्स्ट ईयर में हम लोगों का सेकंड चैप्टर चल रहा है और सेकंड चैप्टर में हमारे जो टीचिंग मेथड्स है सारे 10 के 10 टीचिंग मेथड हमारे हो चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लेलिस्ट के साथ देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर भी हो गया है तो वो भी आप वीडियोस देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आप लोगों ने ये चैनल को। ठीक है, और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग टेक्निक्स। अब जो टीचिंग मेथड्स जो थे हमारे वो तो हो गए थे, लेकिन टीचिंग टेक्निक्स जो थी वो हमारी बाकी थी। ठीक है, तो अब हम टीचिंग टेक्निक्स की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पेज नंबर 69 पर देखेंगे, तदरीसी टेक्निक, टीचिंग टेक्निक्स। ठीक है, उर्दू ज़बान की तदरीस और तलबा की आमोजश मुवासिर ढंग से करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निकों का इस्तेमाल किया जाता है। झेल में चंद टेक्निक की मालूमात दी जा रही है। पहला तो आ गया लसानी खेल। देखिए, जो तदरीसी टेक्निक है, टीचिंग टेक्निक है, वो इसी तरह ले लीजिए कि आप लोग अगर जब पढ़ाएंगे तो आप लोगों को इन टेक्निक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है बच्चों को दिलचस्पी के साथ पढ़ाने के लिए और मुवासिर ढंग देने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें से कुछ टेक्निक्स यहाँ पर दी गई है जिससे मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी और आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी। तो पहली जो है वो है लिसानी खेल। लिसानी खेल क्या होता है? तलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा करने के लिए मुख्तलिफ लिसानी खेलों की ज़रूरत होती है। इनमें दर्ज झेल खेल शामिल किए जा सकते हैं। अब दर्ज झेल खेल शामिल किए जा सकते हैं तो पेज नंबर 70 पर होगा, तो हम वहां से देखेंगे कि मुख्तलिफ कौन से ऐसे खेल हैं जो बच्चों के अल्फाज में इजाफा करेंगे, उनके वर्ड्स में उनके इजाफा करेंगे, इन सेंटेंसेस वर्ड्स के मालूमात उनको ज़्यादा से ज़्यादा फरहाम होंगी उर्दू की। तो इसमें देखेंगे पेज नंबर 70 पर। पहला लिसानी खेल में जो पहला है हमारा अलिफ, अल्फाज का खेल। अल्फाज का खेल मीन्स व्हाट? वर्ड गेम। वर्ड गेम, ठीक है। आप लोगों ने भी अपने टाइम पर ये वर्ड गेम्स खेले होंगे स्कूल में, तो पढ़ते हैं ये तमाम बच्चों का पसंदीदा खेल है। गांव शहर का नाम, अहम मानी अल्फाज, मुतजाद अल्फाज वगैरह के पहले हर्फ या आखिरी हर्फ की बुनियाद पर खेला जाता है। मसलन एक तालिबे इल्म एक अल्फाज बोले या तख्ते सियाह पर लिखे, दूसरा तालिबे इल्म इस अल्फाज के आखिरी हुर्फ से बनने वाला लफ्ज कहे, लिखे। इसके बाद दूसरे तलबा इसी तरह अल्फाज बोलते लिखते जाए। समझ में आया आप लोगों को? जैसे मैंने, अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल भी है तो वो भी वही एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देती हूँ। ये खेल तलबा के दो ग्रुप बनाकर भी खिलाया जा सकता है। मिसाल नर्म, मुलायम, माहिर, रब, बादशाह वगैरह। अभी मिसाल कैसी दी गई है, जैसे कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और सॉरी ठीक है चलो मैं एक मौलिम हूँ, मैंने अगर बच्चे को दे दिया नर्म, और वो जो पहली एक ग्रोह में बैठा हुआ बच्चा है, चलो 5 बच्चों का ग्रोह ले लेते हैं हम, अच्छे से समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। तो मैं हूँ एक मौलिम, मैंने उनको दे दिया अल्फाज, एक लफ्ज दे दिया मैंने उनको नर्म, और वो बच्चा जो लास्ट में आखिर में आ रहा है मीम, तो मीम से वो बच्चा बोलेगा मुलायम। फिर लास्ट में बचा क्या? फिर से मीम आया, तो दूसरा बच्चा बोलेगा माहिर, फिर तीसरा बच्चा बोलेगा रब, फिर चौथा बच्चा बोलेगा बादशाह, यानी बे आया लास्ट में तो बादशाह। इसके बाद हे आ रहा है तो फिर उसके बाद वाला बच्चा हे से कोई अल्फाज बोलेगा, उसके आगे ऐसा ये जो खेल है, वर्ड चेंज जो है, वर्ड खेल, अल्फाज का जो खेल है वो तैयार होता जाएगा, बनता जाएगा, और बच्चे भी इसे दिलचस्पी के साथ खेलेंगे और सीखेंगे। जमात के अल्फाज से इस खेल में तब्दीली की जाती है। इस खेल की अहम बात यह है कि लफ्ज कहने के साथ इसका मायने भी मालूम होना चाहिए। कवायद में इस्म, ज़मीर वगैरह बताने के लिए भी ये खेल खेल सकते हैं।
जैसे कि अगर कवायद में आपको इसमें ज़मीर बताना है तो उसमें भी आप इस खेल का इस्तेमाल करके बच्चों को आसानी के साथ इसे समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये खेल लसानी खेल में ये एक हो गया अल्फाज का खेल। ठीक है, इसके बाद है बे, इस्म के लिए सिफत बताना। ठीक है, इस्म के लिए सिफत बताना, ये तो है ग्रामर से रिलेटेड एक खेल ही समझ लीजिए। अब ये भी, इस खेल में एक तालिबे इल्म एक इस्म बोलता है और दूसरे तलबा इसके लिए मुनासिब सिफत बयान करते हैं। मसलन अकबर, अकबर बादशाह जो हो गई एक इस्म हो गई। ठीक है, एक शख्स है अकबर, अकबर बादशाह इस्म हो गई। इसमें खास के लिए बहादुर, इंसाफ पसंद, जहीन, फिर है मुदबर, रियाया, परोवर, कॉलर जैसी सिफात बयान की जा सकती है। इसमें खास क्या होता है कि किसी भी बंदे का या फिर किसी भी खास शख्सियत की उसकी सिफात क्या है, उसका उसका जो एक कह देंगे पैशन, तो वो क्या है, जैसी सिफात बयान की जा सकती है। अगर इस मौके पर किसी तालिबे इल्म से कह दिया जाए कि वो इस्म और इसकी सिफात की फहरिस्त तैयार करे तो अच्छा खासा ज़खीरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस्म के लिए सिफात भी बता सकते हैं और इस तरीके से खेल खेलते हुए बच्चों को समझा कर और इनके जहन से एक अल्फाज का जखीरा भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है जीम, मालूम अल्फाज फौरी तौर पर बयान करना। मालूम अल्फाज फौरी तौर पर बयान करना, इसमें क्या होता है कि इस खेल में हाथ ऊपर करके मौलिम अल्फाज तेजी से बयान किए जाते हैं। सॉरी, मालूम अल्फाज तेजी से बयान किए जाते हैं। जैसे कि अभी हम बच्चों से ऐसे अल्फाज भी बोल सकते हैं, जैसे क्लासरूम में आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, तो बच्चे कहेंगे ब्लैक बोर्ड, टीचर। ठीक है, फिर वो कहेंगे उस्ताद, वो ऐसे मुख्तलिफ बेंच, ठीक है, तख्ते सिहा या फिर ब्लैक बोर्ड, जैसे अलग अलग चीजें जो उन्हें नजर आती है वो खड़े होकर हाथ उठाकर उसे फटाक से मालूम से मतलब जल्दी जल्दी अल्फाज तेजी के साथ बयान करेंगे। तो ये एक हो गया अल्फाज का फौरी तौर पर बयान करना। इसके बाद है जहां खड़े हैं वहां से दिखाई देने वाली चीजें बतलाना। जैसे कि ये सेम एग्जैक्ट वैसे ही ले सकते हैं, जैसा जीम वाला है वैसे ये दाल वाला भी ले सकते हैं कि जमात के खेल के मैदान, तजुर्बेगाह, बरामदा, जहां हो वहां खड़े रहकर दिखाई देने वाली चीजों के नाम बताना। मसलन खेल के मैदान में खड़े हैं तो जमीन, घास फूस, दरख्त, पीच, वॉलीबॉल की जाली, फूलों के नाम, साइकिल, तलबा वगैरह का जखीरा करना। तो जैसे अगर मैदान वगैरह में खड़े हैं तो वहां पे क्या नजर आ रहा है, तो घास फूस नजर आ रही है, मिट्टी नजर आ रही है, आसमान नजर आ रहा है, दरख्त नजर आ रहा है, पीच है, तलबा है बहुत सारे, दो और असातिज़ा है। तो ऐसे यूनिफॉर्म्स नजर आ रहे हैं, मतलब ऐसे जो जहाँ खड़े हैं वहां पे आप लोग देख सकते हैं आसपास आपको क्या नजर आ रहा है, तो वो बच्चे फिर अल्फाज कहेंगे, बताएंगे हमें, जिससे उनके अल्फाज में इजाफा होगा। अब है जुमले के बाद जुमला। जुमले के बाद जुमला, एक लड़का कोई जुमला कहे तो दूसरा लड़का फौरन दूसरा जुमला कहे। जुमला कवायद की रूह से दुरुस्त होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई एक तलबा एक जुमला कह रहा है, एक जुमला पूरा कंप्लीट कर रहा है, तो दूसरा बच्चा जो है दूसरा जुमला कह रहा है, तो ये हो गया एक जुमला कवायद की रूह से दुरुस्त होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा कुछ भी बोल रहा है और मतलब बेमायनी है वो, ऐसा नहीं, कुछ मायनी से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे हम आज गए थे बाजार, ठीक है, तो दूसरा बच्चा कह रहा है बाजार से हमने सब्जी खरीदे। ठीक है, अगर बच्चे कुछ गलत कहते हैं तो वो कवायद की रूह से दुरुस्त होना चाहिए। अब है वाव, अधूरे अल्फाज को पूरा करना। अधूरे अल्फाज को पूरा करना, इसमें देखेंगे एक अधूरा लफ्ज ये देकर इसे मुकम्मल करने के लिए कहना। मसलन नाम, नाक, नारी, नश्क, नाव, नाप, नालायक, ना, मोर वगैरह। तो मसलन जो है ना, इसके जैसे कि अगर हम लिख देते हैं हम नून में नुक्ता नहीं डालते नून का, और सिर्फ नाम लिखने के लिए नाम की जगह उनको दे देंगे कि आप न का जो है नुक्ता डाल दो। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ना, एक ही न से है बने हुए अल्फाज, तो वो
हम उनको एक लफ्ज दे देंगे अधूरा ना, उसके आगे वो अपने अल्फाज बताएंगे, ठीक है। जैसे कि नाम हो गया, हमने उनको दे दिया ना, तो ना, नाम, नाक, नारी, इस तरह से। अगर हमने उनको दे दिया बा, तो फिर वो बनाएंगे क्या, बाम, बादल, ठीक है, इस तरह से। जे है अल्फाज अंदराजी बयाज। इस बयाज में तलबा उर्फ तहजी की तरतीब में नए मालूम शुदा अल्फाज का अंदराज करे और इन अल्फाज के बारे में मालूमात हासिल करे, ठीक है। तो ये क्या होता है, अल्फाज अंदराजी बयाज, यानी कि ऐसी बयाज होंगी, इनके पास एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें वो उर्फ तहजी की तरतीब में नए मालूम शुदा अल्फाज का अंदराज कर सके, ताकि उन्हें भी याद रहे कि ऐसे भी लफ्ज मौजूद है। इसके बाद जा रहे हैं पेज नंबर 71 पर। हाँ, अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं, लिसानी खेल तो हम लोगों ने देख लिया, एक तरीका है, एक टीचिंग क्या कहेंगे इसको, टीचिंग टेक्निक है लसानी खेल। और लसानी खेल में जितने थे मैंने आप लोगों को बता दी। अब दूसरा आ गया है लफ्जी मॉम में। लफ्जी मॉम में आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, अगर आप स्टूडेंट एक रहे हैं और अच्छे थे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें ना कुछ नई नहीं लगेंगी, क्योंकि हम ये उर्दू मीडियम में पहले भी पढ़ चुके हैं और ये काफ़ी आसान चीज़ें हैं, ध्यान में रखने की ज़रूरत है और ये इम्पोर्टेंट है पेपर के लिहाज से। तो अब देखते हैं लफ्जी मॉम में। तलबा आमतौर पर अखबारात और रसालों में शाये होने वाले लफ्जी मॉमों से वाकिफ होते हैं। इनके अलावा असबाक पर मबनी लफ्जी मॉम में भी बनाए जा सकते हैं, जैसे तारीख और साइंस की किताबों में मुख्तलिफ असबाक की मालूमात पर मबनी लफ्जी मॉम में तैयार किए जाते हैं। मसलन खाली जगह में ऐसा हुर्फ लिखे कि दो ऐसे लफ्ज बन जाए जिनके मायनी ऐश और गुर्बत हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है लफ्जी मौमा दिया गया है, इसके जरिए आप लोग समझ सकते हैं कि लफ्जी मौमा आखिर कहते किसको है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे रे की जरूरत थी, यहाँ पे मैंने रे खुद से लिखी हूँ, यहाँ पर पहले से रे नहीं था, ये खाली मौमा था। तो यहाँ पे जो ऐश की जगह इशरत और यहाँ पे इसरत, तो ये गुर्बत, तो ये इसकी मायनी बदल जाएंगी। मायनी जो है हम मायनी अल्फाज यहाँ पर दिए गए हैं। रे मैंने खुद से लिखी हूँ, तो आप लोग भी लिख सकते हैं चाहे तो ये, ठीक है। इसके बाद है तीसरा पहेलियाँ। पहेलियों के जरिए भी हम बच्चों में एक लसानी महारत को पैदा कर सकते हैं, एक टेक्निक है पहेलियाँ भी। तलबा पहेलियों से भी वाकिफ है, पहली जमात की किताब ही से बूझो तो जाने के उन्वान में पहेलियाँ दी जाती है। पहली जमात से ही उनको पहेलियाँ दी जाती है जिसमें लिखा होता है बूझो तो जाने करके, उन्वान से, एक उन्वान है उनके असबाक में, तो वो, तो उसमें पहेलियाँ दी जाती है, तलबा इनका जवाब सोच कर देते हैं। जैसे पहेलियाँ शेर की शक्ल में भी होती है, मसलन एक थाल ऐसा मोतियों से भरा उल्टा सर पर धरा। तो ऐसा क्या है जो कि एक थाल है, हम बच्चों को इसे समझाएंगे। एक थाल ऐसा मोतियों से भरा उल्टा सर पर धरा, जब वो देखेंगे सर पर धरा फिर क्या है एक थाल ऐसा, तो वो सोचने पे आमादा हो जाएंगे। तो ये इसका जवाब है आसमान में तारे। जो आसमान में तारे होते हैं वो मोतियों से जैसे भरे होते हैं और वो उल्टा आसमान, मतलब आसमान जो है हमारे सर पर उल्टा धरा हुआ है, ऐसा इस पहेली का मतलब है। हरी थी मन भरी थी राजा जी के बाग में दो शाला ओढ़े खड़ी थी। तो ये मक्की भुट्टा, ठीक है, इसका मतलब मक्की भुट्टा। हरी थी, और जो मकई होता है हरी होती हरा होता है उसका जो ऊपर का, और जो मन भरी थी यानी बहुत सारा उसके अंदर दाने होते हैं, तो वो भरी हो गई, ठीक है। उसके बाद राजा जी के बाग में दो शाला ओढ़े खड़ी थी, तो ये भुट्टा मकई, या तो भुट्टा बोलेंगे या मकई। ये तीसरा, एक जानवर ऐसा जिसके दुम पर पैसा, तो ये तो सबको पता है मोर, ठीक है। एक जानवर ऐसा जिसके दुम पर पैसा, तो ये पहली जमात से ली गई कुछ पहेलियां है जिसके जरिए हम टीचिंग टेक्निक में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है चौथा, मालूमाते आम्मा का मुकाबला। अब मालूमाते आम्मा का मुकाबला देखते हैं क्या है। उर्दू जबान की आमोजश व तदरीस में इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तलबा को आम मालूमात के मुकाबले के लिए तैयार करने, मुताले की तैयारी
حفظ کرنے کے لیے مذکورہ مقابلے کا بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ذہنی صلاحیت کا کھیل ہے۔ اردو مضمون کے الفاظ کے معنی، قواعد، اسباق، ادیب، شاعر، ان کی کتابیں، نظموں کے عنوان، صنائع و بدائع کی شناخت وغیرہ مختلف اکائیوں پر مبنی معلومات عامہ کا مقابلہ کروایا جا سکتا ہے۔ اس میں آسان سوالوں کے جواب پوچھنے، متبادل پوچھنے، شاعر کا نام پوچھنے، نظم کا عنوان پوچھنے جیسے سوالات۔ ایک سیکنڈ، میں پیج نمبر جا رہی ہوں 72 پر۔ ترتیب دے جا سکتے ہیں۔ اس تکنیک کے لیے کم از کم 4 گروہ بنانا مناسب ہوتا ہے۔ اس کے لیے پہلے ہی شرائط طے کر لیے جاتے ہیں۔ اگر ایک گروہ نے جواب نہیں دیا، اگلے گروہ کو وہی سوال دے تو کتنے مارکس کا ہوگا، غلط جواب پر کیا نمبر دیے جائیں گے، کتنا وقت دیا جائے گا، ان سب کی تیاری پہلے سے کر لیتے ہیں۔ بچوں کو مقابلے کی نوعیت، موضوع اور ذیلی موضوعات کی معلومات پہلے سے دے دی جائے تو وہ اچھی طرح تیاری کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے میں بتاتی ہوں کہ دیکھیے آپ نے اگر کوئی اپنی درسی کتاب میں سے کسی موضوع دے دیا بچوں کو اور ان کے 4 گروہ بنا دیے، ایک گروہ کا نام رکھ دیا اے، ایک کا لکھ دیا بی، ایک کا لکھ دیا سی، ایک کا لکھ دیا ڈی، اور بلیک بورڈ پہ آپ نے لکھ دینا ہے اے بی سی ڈی، ٹھیک ہے۔ تو اب بچوں کو بتا دینا ہے، آپ نے سارے رول سمجھا دینے ہیں کہ بچوں نے چیٹنگ تو ویسے کرتے نہیں، لیکن اگر آپ نے ایک گروہ میں سے کسی ایک بچے کو اٹھایا، اس کو سوال کا جواب اگر نہیں آ رہا ہے تو آپ ان کو پوائنٹ ان کے کاٹ سکتے ہیں، یا ان کو دے دیجئے آپ 0 پوائنٹ۔ اگر دوسرے گروہ میں سے آپ نے کسی کو اٹھایا اور ان کا جواب صحیح ہے تو آپ ان کو دے دیے 10 پوائنٹ۔ تو ایسے کر کے یہ کھیل کو کھیلا جاتا ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کھیل کو کہتے ہیں، ایک سیکنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں معلومات عامہ کا مقابلہ، یعنی ہم اس میں بچوں کی جو ہے معلومات چیک کر رہے ہیں کہ بچے کتنی نالج گراسپ کر رہے ہیں، بچے کتنا اپنے اندر اپنے دماغ میں فٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ معلومات عامہ کا مقابلہ ایسے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے 5واں دہرانا۔ شخصیت کے ارتقاء میں مطالعہ کرنے کی عادت کا اہم کردار ہے۔ مطالعہ کرنے سے مختلف تجربات اور معلومات حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب لفظوں کے معنی اور ان کے سیاق کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اس ضمن میں یہ ضروری ہے کہ استاد کی بلند خوانی مثالی ہو۔ استاد صحیح تلفظ، آواز کے مناسب اتار چڑھاؤ، مناسب لب و لہجے، روانی اور رموز اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے پڑھے گا تو ہی طلبہ اسی طرح دہرائیں گے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ عین، فے، ہے، سے، شین، جیم، زے، زال، زوئے جیسے حرف کا صحیح تلفظ ادا کرے، جملوں کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرے، بولنے کی رفتار اور آواز مناسب ہو تاکہ ایک ایک لفظ سمجھ میں آئے، ہر بچے کو سنائی دے۔ خاص طور پر ابتدائی جماعتوں میں استاد کے ساتھ طلبہ بھی جملوں کو دہرائے، کیونکہ بچے استاد کی نقل کرنا پسند کرتے ہیں، اس لیے دہرانے کے عمل کو ایک ٹیکنیک کی طرح استعمال کرنا کارآمد ہے۔ جیسے کہ اگر ایک نظم ہے، آپ لوگوں کو اس نظم کو پڑھانا ہے تو سب سے پہلے بچوں کو آپ نے کہنا ہے دیکھیے بچوں، ہم جو پڑھ رہے ہیں آپ وہ سنیے اور پھر اسے دہرائیے۔ تو اس میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے عین، فے، شین، جیم، زے، زال، زوئے، اس سارے الفاظ جو لفظ ہیں، یہ سارے لفظوں کا جو صحیح تلفظ آپ نے ادا کرنا ہے۔ سیکنڈ تھنگ کہ آپ نے صحیح ڈھنگ سے، صحیح رفتار سے، مناسب طور پر آپ نے پڑھنا ہے، ایسی آواز میں پڑھنا ہے جو بچوں کو سنائی دے۔ ایسا ہوتا ہے کلاس کے بچوں کو سنائی نہیں دیتا تو پھر وہ دہرانے میں تھوڑا کچھ غلط سن لیتے ہیں اور پھر پڑھتے کچھ غلط ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تو پوری کلاس خاموش ہونی چاہیے تاکہ آپ کی آواز پہلے بلند ہو، اس کے بعد بچے اپنی آواز بلند کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے 6، نقل نویسی۔ نظر کے سامنے موجود تحریر کو
हू बहू लिखना नकल नवेसी कहलाता है। उस्ताद तख्ते सिया पर जो कुछ लिखता है तलबा गौर से देखते हैं और फिर इसी तरह अपनी तख्ती या बयाज में लिखते हैं। इब्तदाई तालीम का आगाज नकल नवीसी से ही हुआ था। जिस तरह पढ़ने की महारत के लिए दोहराना अहम है, इसी तरह लिखने की महारत बढ़ाने के लिए नकल नवीसी की टेक्निक बड़ी अहमियत रखती है। नकल नवीसी के जरिए बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के तहरीरों से आशाना किया जाता है। तहरीर की महारत दरअसल इजहार ज़ात का एक अहम वसीला है। किताब में देख कर लिखते वक्त भी उस्ताद को चाहिए कि बच्चों को वाज़ेह हिदायत दे। बच्चों की तहरीर की गलतियों को दुरुस्त करवाने के लिए उनकी तहरीर की जांच तवज्जो से करनी चाहिए। बरौकत गलत अल्फाज को दुरुस्त करवा के मश्क करवानी चाहिए। नकल नवीसी देखिए क्या होती है। अगर आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्लास में जाएंगे तो आपने जो कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसमें देखिए कि आपने सारे जो अल्फाज है उन्हें सही से लिखा है या नहीं। ठीक है, दुरुस्त लिखना पहले तो टीचर को चाहिए, टीचर को जरूरी है दुरुस्त लिखे, क्योंकि बच्चे जो है नकल करते हैं। टीचर जो लिखते हैं वो नकल नवेसी में आता है, तो वो बच्चे उसको देखकर नकल करते हैं और उनकी भी हैंड राइटिंग सुधरती है इस वजह से। तो इसमें महारत लाना ज़रूरी है। तो आपने ध्यान देना है, बच्चों की जांच करनी है उनकी कॉपियों की कि उन्होंने सही लिखा है या नहीं। अगर नहीं लिखा तो उनकी फिर आपने उनकी तहरीर पे तवज्जो देना है, उनको दुरुस्त करना है। ठीक है, इसके बाद जा रहे हैं हम पेज नंबर 73 पर। सातवां सवाल जवाब की टेक्निक जबान की तदरीस का अहम और मुफीद तरीका है। इस टेक्निक की बदौलत तलबा में तजस्सुस को बेदार किया जाता है। इससे तलबा गौर फिक्र करने लगते हैं, पढ़ाई में अमली तौर पर शरीक होते हैं। कदीम ज़माने में यूनान का मशहूर फ़लसफ़ी सिकरात लोगों को जमा करता और इन्हें कहता कि सवाल पूछो। वो इनके सवालों के जवाब देता और इस तरह सवाल जवाब के जरिए लोगों को सीखने का मौका मिलता। देने में कहीं दरियाफ्तें इसी तरह हुई है। दुनिया में कहीं दरियाफ्तें इसी तरह हुई है। सवाल करने की टेक्निक ही से तख्लीकी फिक्र परवान चढ़ती है। उर्दू जबान में मुआयना सवालात जिनका जवाब मुकर्रर होता है, गैर मुआयनिया सवालात जिनका कोई मुआयन जवाब ना हो, तनकीदी सवालात, और फिर है फिक्र अंगेज सवालात पूछे जैसे है मसलन। अब यहाँ पे मुआयना सवालात, गैर मुआयना, फिर तकलीफ की तहरीर देने वाले सवालात और फिक्र अंगेज सवालात की कुछ ये दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वो भी मैं बताती हूँ। पहले तो मैं देख लेती हूँ सवाल जवाब का क्या है। तो सवाल जवाब का जो टेक्निक होती है वो काफ़ी अहमियत रखती है ये टेक्निक, और दुनिया में पहले से ये मौजूद है टेक्निक, पहले से इस्तेमाल की जाती है। जो एक फ़लसफ़ी था यूनान का एक मशहूर फ़लसफ़ी जिनका नाम था सिकरात, वो लोगों से जाकर पूछता था, वो लोगों को कहता था कि मुझसे सवाल पूछो, और फिर वो जवाब देता था, जिससे क्या होता था कि लोगों में सीखने का मौका जो है मिलता था उन लोगों को। और दुनिया में ये जो है टेक्निक काफ़ी पहले से है इस्तेमाल होती है। बच्चे भी सवाल ज़्यादा करते हैं, देखिए आप। तो इनकी कुछ मिसालें हैं, जैसे कि है मुआयना सवालात। जो पहला है, नोवेल गाउडान का मुसन्निफ कौन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मुआयना सवालात जिसके जो है जवाब मौजूद है। ठीक है, मिर्जा गालिब का पूरा नाम क्या है, उनका पूरा नाम क्या है, इसके भी सवाल जो है इसका जो जवाब है वो मौजूद है। ध्यान चंद किस खेल के माहिर थे, तो इनका भी जो है सवाल मौजूद है। अगर आप गूगल कर लेंगे तो भी आप लोगों को इनके जवाब मिल जाएंगे आसानी से। अब गैर मुआयना सवालात क्या है, जिसके जवाब आसानी से नहीं मिलते। तो मुल्क की आज़ादी से अवाम को क्या फ़ायदा हुआ, तो ये आपको खुद से लिखना है। ये गैर मुआयना सवालात है, ऐसे सवालात है जिसका जो है परमानेंट कोई ऐसा एक जवाब नहीं है। आप खुद से लिख सकते हैं कि मुल्क की आज़ादी से अवाम को क्या फ़ायदा हुआ, तो बहुत सारे फ़ायदे हुए, जिसमें से आप कोई भी फ़ायदे उठा के लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही फ़ायदा लिखना है। समझ में आया। इसके बाद है कौमी यकजहती की राह में कौन सी रुकावटें हैं। तो कौमी यकजहती की राह में कौन सी रुकावटें हैं, तो ये भी बहुत सारी रुकावटें हैं, एक रुकावट नहीं है। तो ये भी गैर मुआयना सवालात।
सवाल अभी समझ में आ गया आप लोगों को? मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को समझ में आ गया गैर मुआयना और मुआयना सवालात के मायने क्या है। खुदा की कौन सी अनायतें हमें नसीब है? तो खुदा की डेली अल्लाह की जो है अनायतें बहुत सारी है जो हमें नसीब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इसमें से कोई एक नहीं बता सकते क्योंकि हमको अल्लाह बहुत कुछ देते हैं। तो समझ में आ गया आपको गैर मुआयना सवालात किसे कहते हैं और मुआयना सवालात किसे कहते हैं। मुआयना सवालात वो जिनका एक ही जवाब परमानेंट है, ठीक है, एक ही जवाब है, चेंज नहीं होगा। और गैर मुआयना सवालात जिनका जवाब जो है चेंज हो सकता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा जवाब बड़ा हो सकता है, वास्ट जवाब जवाब हो सकते हैं जो अपने से भी लिख सकते हैं। तहकीकियत को तहरीक देने वाले सवालात। अगर इंसान की आंखें ना होते तो क्या होता? तो इसमें क्या होती है कि तख्लीकियत की जो है तहरीक होती है, अलग ही मोटिवेशन हमें मिलता है देखने को कि अगर इंसान की आंखें ना होती तो क्या होता। तो हम इसमें भी लिख सकते हैं बहुत बड़ा चढ़ा के कि अगर इंसान की आंखें ना होती तो अ, हम देख नहीं पाते, मजबूर हो जाते, ठीक है। एक मामूली सी बूंद हमें क्या दुर्स दे सकती है? जैसे सारी दुनिया हिंदुस्तान को जन्नत निशान क्यों कहती है? तो ये सारे सवालात ऐसे जिसमें हम सोचने पे आमादा हो जाएंगे और हमें एक मोटिवेशन सी, एक तहरीक सी मिलेगी। इसके बाद है फिक्र अंगेज सवालात, ऐसे सवालात जो हमें फिक्र में डाल दे हैं। कहत का इंसानी जिंदगी पर क्या असर होता है? तो हम सोचने में लग जाए कि अगर कहत आए तो कहत मतलब क्या कि सूखा पड़ जाना, ठीक है, पानी ना आना, पानी बारिश नहीं होती तब सूखा पड़ जाता है, उसे कहत कहते हैं। तो उसमें इंसानी जिंदगी पर क्या असर होगा? तो हम सोचने में फिक्र में पड़ जाएंगे। फिक्र अंगेज सवाल है। गर्मी और बरसात के मौसम में हमें शबनम क्यों नजर आती है? तो हम सोचने में पड़ जाएंगे कि क्यों नजर आती है गर्मी में और बरसात में शबनम, क्यों नजर नहीं आती, सॉरी सर्दी में नजर आती है तो क्यों नजर नहीं आती? तो ये हम सोच में पड़ जाएंगे। आपके ऐसे कौन से काम हैं जिनसे आपके वालिदैन खुश होते हैं? तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि मैं क्या ऐसा क्या क्या करती हूँ, फिक्र में आ जाएंगे अगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती कि मेरे माँ बाप खुश हो जाए, या मैं ऐसा क्या करती हूँ जो मेरे माँ बाप खुश होते हैं वो देखकर। तो ये सारे फिक्र अंगेज सवालात हो गए। इसके बाद हम जा रहे हैं पेज नंबर 74 पे। इतलाकी सवालात, अब इतलाकी सवालात देखते हैं क्या है। अल्फाज दिन सुबह आज की जिद लिखिए, यानी इतलाक से रिलेटेड, यानी कि आपके कहेंगे कि आपके जो सिलेबस से रिलेटेड भी कहेंगे इसे इतलाकी सवालात, ऐसे सवालात जो आपकी जिंदगी से रिलेटेड। अल्फाज दिन सुबह आज की जिद लिखिए, तो दर्ज झेल मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए जो आपके स्कूल में ज्यादातर पूछे जाते हैं। शहशरा जाना, सरफराज करना, चुप सादा लेना, जाली कटी सुनाना, भीगी बिल्ली बनना, ये सारे मुहावरे हैं, इनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये सारे सिलेबस से रिलेटेड सवालात होते हैं। सवालात की जबान बच्चों की उम्र की मुनासिब से होनी चाहिए। सवालात की दुश्वारी की बच्चों की कुव्वत तफहीम और इनके तजुर्बात के मुताबिक होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप मतलब आप ऐसा ऐसा नहीं कर सकते कि आप 10वीं के बच्चे को 12वीं का सवाल पूछ रहे हैं, या फिर आप पहली के बच्चों को चौथी का सवाल, ऐसा नहीं कर सकते। मुनासिब उम्र देखेंगे उनकी और फिर आप सवालात उनसे पूछेंगे उनकी उम्र के हिसाब से, ठीक है। अभी जो है मनसूबाबंदी का तसव्वुर, अक़साम और उनकी अहमियत जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ। इसका बात के पार्ट में 8 पार्ट में करेंगे, ठीक है। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आप खुद लर्न कीजिए। समझ में आ गया होगा मुझे पता है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन खुला है, कोई भी क्वेश्चन करना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरा एक चैनल है व्हाट्सएप पे, मैंने एक चैनल बनाई लर्न विद नमीरा करके, उसकी लिंक हमारे चैनल के अबाउट में है। आप जाके वहाँ से उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं, वीडियोस कब आएंगी कब नहीं आएंगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है। और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में और क्लासमेट्स में शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियोस और भी लोगों तक पहुंचे जिन्हें सही में ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।